हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका सपना भी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस को ज्वाइन करना है? अगर आपका सपना भी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस को ज्वाइन करना है तो आप मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेटेस्ट एसएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन आउट किया गया था जिसमें उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को इंक्रीज किया था। जैसे कि अगर बात करते हैं एमईएस डिपार्टमेंट की, एमईएस डिपार्टमेंट में उन्होंने एज ए सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 489 सीट्स का ऐलान किया है। तो ऐसे में बहुत सारे सिविल इंजीनियर स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री की है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि और एमईएस में अपनी जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि सर एमईएस को ज्वाइन कैसे किया जाए। तो एमईएस ज्वाइन करने का जो सबसे पहला स्टेज है वो आपके पास एसएससी जेई है। एसएससी जेई के माध्यम से भी आप एमईएस पा सकते हैं और आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू भी आप एमईएस में अपनी जॉब पा सकते हैं। बट अगर आप जूनियर लेवल पे जाना चाहते हैं तो जूनियर लेवल पे आपका पहला स्टेप रहेगा कि सर आपको एसएससी जेई पास करना होगा। एसएससी जेई यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। पहले स्टेज में आपका सीबीटी 1 होता है, सेकंड स्टेज में हमारा सीबीटी 2 होता है और थर्ड स्टेज में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाया जाता है। अब एसएससी जेई के अंदर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कंपल्सरी होता है और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। क्लियर है? तो पहला स्टेज आपको क्लियर हुआ कि पहले स्टेप में आपको कैसे ज्वाइन करना है। आपको सर एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर उसके दोनों ही स्टेज पार करने होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं एमईएस बोले तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जो आपका एस्टेब्लिश हुआ था ये 1923 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो पहला पॉइंट ये भी आप ध्यान रख रहे हैं कि ये सर कब एस्टेब्लिश हुआ था? सर आपका 1923 में हुआ। सर ये कौन से ग्रुप की जॉब है? सर ग्रुप ए, ग्रुप बी है, ग्रुप सी। तो अगर हम बात करते हैं एमईएस की तो एमईएस हमारे पास सर ग्रुप बी की जॉब है। कैसी जॉब है सर आपके पास? ग्रुप बी की। अब ग्रुप बी में भी आपके पास सर गैजेटेड है या नॉन गैजेटेड है? तो ये हमारे पास नॉन गैजेटेड जॉब है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा सर नॉन गैजेटेड का मतलब क्या होता है? जब भी हम पोस्ट का डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको 2 टाइप्स किया जाता है। एक आपके पास गैजेटेड होता है, दूसरा हमारे पास नॉन गैजेटेड होता है। नॉन गैजेटेड पोस्ट आपके पास वो पोस्ट होती है जहां पर आपको स्टैंप अलाउ नहीं की जाती है। तो जब आप एज ए जूनियर इंजीनियरिंग एज ए एमईएस की पोस्ट पाओगे तो वहां पे आपको किसी भी तरह की स्टैंप अलाउ नहीं होती। अगर हम बात करते हैं आपके एई असिस्टेंट इंजीनियर की, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, तो इनके लिए स्टैंप अलाउ रहता है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके ग्रेड पे की तो यहाँ पे आपको ग्रेड पे भी बहुत अच्छा दिया जाता है। सर कितना? 4200 का ग्रेड पे दिया जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर आपके क्वालिफिकेशन की, जो सबसे बढ़िया यहाँ पे सवाल होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि सर इसका क्वालिफिकेशंस क्या रहता है। जब हम एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर बीटेक और 3 वर्षीय डिप्लोमा वाले स्टूडेंट उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट अगर आप एमईएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिएगा, अगर आप एमईएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीटेक वालों के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि जिन्होंने 4 वर्षीय बीई और बीटेक की डिग्री की गई है उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। बट जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो उनके लिए इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो थोड़े से यहाँ पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट मायूस होंगे जिनके पास सर डिप्लोमा नहीं है तो हम तो सर इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। जी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एमईएस फील नहीं कर सकते हैं, बाकी वेरियस डिपार्टमेंट तो है जहां पर आप जॉब ले सकते हैं। एमईएस में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपको 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है? तो रिसेंटली में अगर आप एमईएस को ज्वाइन करना चाहते हैं आने वाले टाइम में और अगर आप अभी सिर्फ डिप्लोमा किए हैं तो आपके पास 2 साल का या तो आप एक्सपीरियंस ले लो कहीं पे काम करके या फिर आप डिग्री कर लो। ठीक है? तो डिग्री करोगे तो आपको लेटर एंट्री सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, 3 साल आपको डिग्री करने में लग जाएगा और अगर आप कहीं पे काम करते हो, फील्ड वर्क करते हो तो वहां पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर आपके मेडिकल टेस्ट की, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर जब हम मिलिट्री इंजीनियर सर्विस को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई हाइट का इशू तो नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके बहुत सारे फ्रेंड 12th स्टैंडर्ड के बाद आर्मी ज्वाइन करते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब हाइट में बाहर हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल आर्मी मैन की तो उनका जो मेडिकल टेस्ट होता है थोड़ा सा टफ होता है एज ए टेक्निकल वालों से। तो अगर हम एज ए टेक्निकल फील्ड से वहाँ पे जा रहे हैं यानी कि एज ए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए हम अप्लाई करके जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी हाइट का इशू नहीं होता। तो आज
अगर आप ये डाउट मन में रख रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं रहता है, कोई हाइट टेस्ट नहीं होता है। आपकी हाइट 4.5 फीट की है, 5.5 फीट की है, 6.5, 7.5 कितनी भी हो, कोई इशू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं किया जाता है। बट अगर बात करते हैं आपके आई टेस्ट की, तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं MES के अंदर एज ए जूनियर इंजीनियर, तो आपका वहां पर आई टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। आपका आई टेस्ट जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे जो आपका चश्मा लगाने के बाद जो आपकी आई साइट रहनी चाहिए वो आपकी 6/6 की रहनी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपका आई साइट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपको भी कुछ टाइम दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर आपका आई साइट परफेक्ट नहीं बैठा तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट राउंड में अगर आपका टेस्ट सही नहीं दिया तो आपका सेकेंड राउंड में फिर से आपका टेस्ट करवाया जाता है, क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर MES JEE वर्क की, तो ये आप सभी जानते हैं जो MES होता है किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपके पास यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे आपका आर्मी एरिया हो गया, नेवी हो गया, DRDO हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया और एयरफोर्स हो गया। तो जब आप यहाँ पर एज ए MES जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जा रहे हो तो आपकी जॉब आर्मी में भी लग सकती है, आर्मी एरिया में भी हो सकती है, नेवी एरिया में भी हो सकती है, DRDO एरिया में भी हो सकती है, कोस्ट गार्ड एरिया में भी हो सकती है और आपकी एयरफोर्स एरिया में भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है सर यहाँ पे काम क्या होगा। अब देखिएगा एयर आर्मी एरिया का जितना भी कंस्ट्रक्शन एरिया होगा वो कौन देखेगा, सिविल इंजीनियर ही देखेगा और मैकेनिकल इंजीनियर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेवी एरिया का जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है कौन देखेगा, सिविल इंजीनियर, DRDO का भी भाई। अब देखिएगा भाई जितने भी आपके पास ये यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि सर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। अब कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क तो रहेगा ही रहेगा, तो उसके लिए कौन आएगा, सिविल इंजीनियर ही तो रहेंगे यहाँ पर। तो आपको ये चीज बिल्कुल माइंड से हटा देना है कि आपको सिविल के अलावा कोई दूसरा काम दिया जाएगा, सिविल से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको वर्क दिया जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद हम बात करते हैं सर पोजीशन एंड लोकेशंस। देखिएगा पोजीशन और लोकेशंस की जो अगर हम बात करते तो डिपेंड करता है आपके टोटल जोन के ऊपर। यहाँ पे जो टोटल जोन्स है वो आपको टोटल 6 कमांड में डिवाइड किया गया है। 6 कमांड से अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका सेंट्रल कमांड हो गया, वेस्टर्न कमांड हो गया, नॉर्थर्न कमांड हो गया, ईस्टर्न कमांड हो गया, साउथर्न कमांड हो गया और आपका साउथ वेस्ट कमांड हो गया। इन एरियाज में आपकी जॉब हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेंट्रल कमांड की बात कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन से कमांड की कितनी कट ऑफ जाती है। अगर हम सेंट्रल कमांड की बात करते हैं तो सेंट्रल कमांड में जिनका स्कोर बहुत अच्छा होता है वही सेंट्रल कमांड में जाता है। सेंट्रल कमांड में जैसे दिल्ली है। अब सेंट्रल कमांड में भी क्या होता है, सेंट्रल कमांड में भी आपके अलग अलग एरियाज होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही जगह आपका सेंट्रल कमांड है। जैसे दिल्ली के अंदर, जैसे सेंट्रल कमांड के अंदर आपका एक एरिया दिल्ली आता है, आगरा आता है, जितने भी जोन उसके एरियाज के अंदर आते हैं तो सब हम आपको दिखाए जाते हैं। अब जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको वहाँ पे कमांड मेंशन होते हैं और कमांड के एरियाज मेंशन होते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट याद रखना कि जो आपके स्टार्टिंग के 3 साल होते हैं, स्टार्टिंग के 3 साल आप वहीं का काम करोगे जहां का आपने कमांड एरिया की रेफरेंस दी है। जैसे आपने यहाँ पर सेंट्रल कमांड, तो सेंट्रल कमांड 3 साल तक आप यहीं पे रहोगे। अब देखिए सेंट्रल कमांड में अलग अलग एरिया हो सकते हैं, जैसे दिल्ली आगरा, तो आपको 3 साल में दिल्ली से आगरा भी भेज सकते हैं, आगरा से दिल्ली भी भेज सकते हैं और कोई जो एरियाज होंगे वहां पे भी भेज सकते हैं, क्लियर है। बट जैसे ही आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग के जो 3 साल होते हैं उसी कमांड एरिया में आपको जॉब करना होता है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी फैसिलिटीज की, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो सबसे पहली फैसिलिटी तो है कि आपका यहाँ पर CSD कार्ड बनता है। अब CSD कार्ड क्या होता है आपका, ये कैंटीन स्टोर यानी कि कैंटीन कार्ड बनता है। अब जो कैंटीन कार्ड बनता है उसी का कैंटीन कार्ड बनता है जो जॉब कर रहा होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फादर मदर का भी कैंटीन कार्ड बनेगा, चाइल्ड का भी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, वाइफ का भी नहीं बनेगा, सिर्फ उसी का कैंटीन कार्ड बनेगा जो वहां पे जॉब करता होगा। उसके बाद आएगा सर नॉन लिक्विड कार्ड। तो देखिएगा अगर आप MES में एज ए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपका कोई भी यहाँ पर लिक्विड कार्ड नहीं बनता। लिक्विड कार्ड जो बनता है वो ओनली आर्मी मैन का बनता है, क्लियर है। उसके बाद आता है मेडिकल फैसिलिटी। अगर मेडिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी आपकी पूरी फैमिली को प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपके मदर हो गए, आपके फादर हो गया, आपके चाइल्ड हो गए, आपकी वाइफ हो गए, आप खुद हो गए, तो आप सभी को क्या दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन फॉर 2 चाइल्ड्स।
देखिएगा जो आपके 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे किसके, जो जॉब कर रहा होगा, उनको वहां पे 12th स्टैंडर्ड तक आपको एजुकेशन दी जाती है। उसके लिए उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खोले हैं। केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सिर्फ 2 बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद सेकंड क्लास एसी होम्स, बिल्कुल आपको सेकंड क्लास एसी होम प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं फैमिली टूर इन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद आपको कोई भी फैमिली टूर दिया जाता है। अब जो ये फैमिली टूर होता है ना, ये आपका इंडिया में भी हो सकता है और आपका अब्रॉड में भी हो सकता है। तो फैसिलिटी तो बहुत अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। क्लियर है। फैसिलिटी के बाद अगर हम बात करते हैं वेरियस पोजीशन इन एमईएस जेई, तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जेई बनते हो जूनियर इंजीनियर। क्या बनते हो, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियरिंग की जो जॉब होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, वो आपके सूबेदार के इक्विवेलेंट होती है। ये ध्यान रखना, जो आपने देखा होगा आर्मी नेवी में जो सूबेदार होते हैं उनके इक्विवेलेंट होती है भाई आपकी किसकी जॉब सर, जूनियर इंजीनियरिंग की। जूनियर इंजीनियरिंग के बाद आप क्या बनते हैं, असिस्टेंट गार्जियन इंजीनियर। ठीक है, असिस्टेंट गार्जियन इंजीनियर की जो जॉब होती है किसके बराबर होती है आपके पास, ये कैप्टन के बराबर की होती है। किसके बराबर की होती है, कैप्टन के बराबर की होती है। ठीक है, कैप्टन की इक्विवेलेंट होती है। उसके बाद आता है गार्जियन इंजीनियर। गार्जियन इंजीनियर की जो जॉब होती है किसके बराबर होती है, आपकी एक मेजर के बराबर होती है। क्लियर है। उसी तरह से आप बनते हैं यहाँ पे कमांडर वर्क्स इंजीनियर। ठीक है, और कमांडर वर्क्स इंजीनियर के बाद आप बनते हो चीफ इंजीनियर, और चीफ इंजीनियर किसके इक्विवेलेंट होता है, आपके ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है। तो ये सारी पोजीशंस रहती है, सिर्फ यहाँ पे उनके पोजीशन बिल्कुल वही है जैसे आप जेई से एई बनते हैं, बट जूनियर इंजीनियर से एई बनते हैं तो उसको उसने नाम चेंज किया है। क्या बोला, असिस्टेंट गार्जियन इंजीनियर। असिस्टेंट गार्जियन इंजीनियर से क्या बनते हो आप सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसने गार्जियन इंजीनियर बोला। उसके बाद आप कमांडर वर्क्स इंजीनियर, और कमांडर वर्क इंजीनियर्स के बाद आप चीफ इंजीनियर्स बनते हो। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जूनियर इंजीनियरिंग से लेकर असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आपको कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं यहाँ पर, 10 to 12 ईयर्स लग जाते हैं। कभी कभी आपका अंदर ही अंदर एग्जाम कंडक्ट भी करवाया जाता है, तो ये 10 से 12 साल में आपको यहाँ पर 6 से 7 साल बाद भी आप एईएन बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कभी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है तो 6 to 7 ईयर्स के बाद भी आप क्या बन जाते हैं सर, जूनियर इंजीनियर से आप एई बन जाते हैं। और अगर आपका वर्क बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तब भी आपका प्रमोशन उतना जल्दी होगा। ये प्रमोशन मैंने 10 से 12 साल किसका बताया, जिसने कुछ नहीं किया होगा। ठीक है, अपने वर्क में कोई प्रोग्रेस नहीं की होगी, बट जिन्होंने अपने वर्क में प्रोग्रेस की होगी उनका जो यहाँ पर प्रमोशन होता है वो 6 से 7 साल बाद वो जूनियर इंजीनियर से एईएन बन जाते हैं। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने सारे डिस्कशंस कर लिए हैं एमईएस के बारे में, जितनी भी डिटेल एनालिसिस थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं सर हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ, और अगर यहाँ पर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का जो पीवाईक्यू है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हमने, हमारी टीम ने पूरा इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस कवर किया है, जहाँ पर हमने 94 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल आपके एग्जाम के अंदर आए हैं उन सभी सवालों को यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अगर हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाली है, इसकी आपको पीडीएफ मिलने वाली है, और साथ में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये आपको मिल रहा है आपको 999 में, यानी कि 999 रुपीज़ में। तो जल्दी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं सर इसी तरह से हम बीआरओ के बारे में भी बताइए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं।